अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। आपके लिए मैंने चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कोई भी कारोबार कैसे शुरू किया जा सकता है। उस कारोबार में आप चीज़ें कहाँ से लेंगे, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाएंगे और महीने में 1-2 लाख रुपए तक का मुनाफा कैसे बेहतरीन तरीके से कमा सकते हैं, ये सब कुछ उन बिजनेस वीडियोज़ का हिस्सा रहता है। इस तमाम बिजनेस आइडियाज़ को हमने एक प्लेलिस्ट में शामिल करके आपके लिए चैनल पर अवेलेबल किया है, ताकि आप अपने लिहाज से देख सकें कि कौन सा कारोबार आप करना चाहते हैं और उसको शुरू कर सकें। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज, चाहे वो इंटरनेशनल हो या पाकिस्तानी हो, हम ये देखते हैं कि उनमें कौन सी कंपनीज बिजनेस किस तरीके से करती हैं, वो क्या प्रोडक्ट्स बेचती हैं, उनका विजन और मिशन क्या है, उनका ग्रोथ हासिल करने का फॉर्मूला क्या है, ताकि हम उनसे बिजनेस की टेक्निक सीख सकें और उसको अप्लाई कर सकें। बहुत सारे बिजनेसेस हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद होते हैं, जहां वो अपने शेयर्स बेचते हैं, जिसके इवज इन्वेस्टर उनको पैसे देते हैं, वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और मुनाफा कमाते हैं। मुनाफे में से डिविडेंड, कैपिटल गेन की सूरत में, बोनस शेयर्स की सूरत में इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हासिल होता है। ये कैसे शेयर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, इस सब के हवाले से एक प्लेलिस्ट आपके लिए बेसिक गाइड के तौर पर अवेलेबल की गई है। हम किसी भी किस्म की एडवाइजरी नहीं देते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट बिजनेस के साथ मर्ज होते हैं वो तमाम आपको शेयर करते हैं, ताकि जब आपने अपने कारोबार से मुनाफा कमाएं तो उसको इन्वेस्ट करके अच्छे तरीके से उससे फ़ायदा भी उठा सकें। इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन किन फाइनेंशियल चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वो क्या होती हैं, कैसे उनको देखा जाता है, उनका असर क्या है, उनको समझना आपके लिए आसान लफ्ज़ों में यहाँ पर हम उन तमाम चीज़ों को करते हैं। हम अब तक ये देख चुके हैं कि स्टॉक क्या होता है, कहाँ से खरीदा जाता है, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल होता है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में क्या फ़र्क होता है, किस तरीके से वैल्यू एंड ग्रोथ स्टॉक्स देखे जाते हैं, और क्या क्या कह लें कि फाइनेंशियल शीट्स में हमने ये देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट कैसे देखी जाती हैं। एक एनालिसिस को हमने करके देखा, एक शीट को हमने पढ़ के देखा, उसको मुकम्मल किया, ताकि हम मज़ीद वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कैसे हासिल कर सकते हैं और उसे अपनी कंपनी पे अगर हमने लगाना है और उसके हवाले से कोई शीट्स बनानी है तो किस तरह की शीट बनाई जाती हैं, ये सब कुछ हम कर रहे हैं। अब हमने रेशोज़ के हवाले से शुरू किया था कि पी और ई रेशो, प्रॉफिट पर अर्निंग किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमें ईपीएस की ज़रूरत पड़ती है, यानी अर्निंग पर शेयर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये अर्निंग पर शेयर क्या है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, और फाइनेंशियल शीट्स के अंदर आपको एक साथ ही इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट दो तरह की नज़र आएंगी। जब भी आप कोई फाइनेंशियल शीट खोलेंगे, वो क्यों होता है और उसको कैसे देखना है, आज की वीडियो के एंड पर 4 कह लें कि आपके लिए ऐसी पिक्चर्स मैंने डाली हैं जिनमें हम 2 कंपनीज एंग्रो और एफएफसी के दरमियान उन 2 शीट्स के हवाले से एक कंपैरिजन करने वाले हैं, ताकि हम ये देख सकें कि जो फाइनेंशियल शीट होती है इसमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें गौर से देखने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं आज की अहम कॉन्सेप्ट को। सबसे पहली बात यह है कि ईपीएस होता क्या है। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला समझ लें पहले, कि जो नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का होता है उसे हम डिवाइड कर देते हैं एवरेज शेयर्स के साथ। जो मार्केट में कंपनी के शेयर्स अनाउंस हुए हैं, जो पीएसएक्स के ऊपर आपके पास शेयर्स लिखे होते हैं, उस अमाउंट को लेते हैं आप, और जो कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल लास्ट स्टेटमेंट के अंदर अपना अनाउंस किया होता है, अपना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, आप उस अमाउंट को लेते हैं और इनके दरमियान एक फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब ये किस तरीके से निकालते हैं ये भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखें कि इसके अंदर हमने ये जो सिंपल फार्मूला अब हमने समझ लिया कि जो नेट इनकम है उसको हमने आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करना है। इससे हमें जो वेटेड एवरेज शेयर्स का मतलब हमारे पास बेसिकली ये हो जाता है कि 20 साल में कंपनी ने नए शेयर्स अगर इशू किए हैं या बाय बैक किए हैं तो उसकी एडजस्टमेंट भी हो जाती है। ईपीएस यूजुअली 2 डेसिमल तक रिपोर्ट किया जाता है, यानी जो भी, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि 17.69, ऑब्वियसली इससे आगे भी बहुत लंबी वैल्यू होगी, लेकिन हम सिर्फ इसको 2 डेसिमल तक रिपोर्ट करते हैं।
अब अगर मैं आज आपको एक रियल टाइम एग्जांपल की बात करूं तो वो है एफएफसी यानी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। ठीक है, इसने अभी रिसेंटली 30 जून के अराउंड में अपनी जो Q2 की स्टेटमेंट है वो रिलीज की थी। इसका नेट प्रॉफिट उसके अंदर 25.173 बिलियन है। जो फंडामेंटल शीट होती है, जब हम उस स्लाइड पे पहुंचेंगे मैं आपको वहां भी दिखाऊंगी, वहां आपको ना बिलियन नहीं नजर आएगा, 3 जीरोस नजर नहीं आएंगे। बेसिकली वो थाउजेंड्स में मेंशन की जाती है। जो 3 जीरोस हैं आपने जब कैलकुलेशन करनी है वो लाजमी ऐड करने हैं। ठीक हो गया, यानी जब आप इस स्टेटमेंट को लिख रहे होंगे आपकी जो वहां वैल्यू होगी उसके साथ 3 जीरो लगाकर आगे फिर आपने शेयर्स के साथ डिवाइड करने हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितने आ रहे हैं उनमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब जैसे इस कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 14231089696। ठीक है, तो आपने 25.173 बिलियन को डिवाइड कर देना है इसके शेयर से, तो आपके पास 617.69 आ जाएगा। और ये इसका अर्निंग पर शेयर है और ये इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मेंशन होता है। अब ये देखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 2 तरह की स्टेटमेंट्स आई हुई होती हैं, एक स्टैंड अलोन और एक कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन का मतलब ये होता है कि कंपनी जो पेरेंट कंपनी है यानी एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की तमाम चीजें शामिल की जाती हैं। जबकि कंसोलिडेटेड में इसकी सब्सिडरीज, पेरेंट कंपनी और सब्सिडरीज, एडजस्टमेंट, सब कुछ, माइनर इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ शामिल करके फिर इसका मुनाफा या नुकसान निकाला जाता है। अब अगर हम कंसोलिडेटेड ईपीएस देखें तो वो 14.28 होता है, यानी जो इसने इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखी हैं वो सारा कुछ। लेकिन जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर कह लें कि और ये ऑफिशियल किस्म का ईपीएस जो होता है वो हमारा स्टैंड अलोन कंपनी का होता है। यानी जब भी आपने कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल करेंगे वो आप 17.69 यानी स्टैंड अलोन करेंगे, कंसोलिडेटेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप खुद देखना चाहते हैं कि वो ओवरऑल ग्रुप किस तरीके से काम कर रहा है तो आप ये देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा डिविडेंड, ये बहुत अहम है। अब बहुत बार ये होता है कि ईपीएस तो कम होता है किसी कंपनी का, ठीक है, लेकिन उसने डिविडेंड ज्यादा अनाउंस किया है, वो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जो हमने पी/ई रेशो की बात की थी उसमें हमने बताया था कि एक शेयर के अराउंड ₹1 के अगेंस्ट आपको इन्वेस्टर कितने पैसे देने के लिए तैयार है। ठीक है, अब किसी कंपनी का पी/ई रेशो अगर कम है तो यानी कंपनी के एक शेयर के अगेंस्ट इन्वेस्टर अगर ज्यादा पैसे दे रहा है और अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट कम दे रहा है तो इसके दरमियान फर्क करने में आपको अगर मुश्किल हो तब आप उसके अनाउंस्ड डिविडेंड्स को भी कंसीडर करेंगे, डिविडेंड यील्ड को भी कंसीडर करेंगे, उसकी मार्केट ग्रोथ को भी कंसीडर करेंगे। उसको ये भी देखना पड़ेगा कि ये दोनों स्टॉक्स जो हैं वो एक ही सेक्टर से ताल्लुक रखते भी हैं या नहीं। इसके अलावा आप उनकी डेब्ट टू इक्विटी रेशो को भी देखेंगे कि एक कंपनी अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशो पे कर रही है यानी उसके लोन ज़्यादा हैं दूसरी के नहीं हैं तो भी वो चीज़ बहुत मायने रखती है। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़ होती है रिटेन्ड ईपीएस। अब ये रिटेन्ड ईपीएस क्या है? देखें, एक कंपनी ने जब डिविडेंड अनाउंस किया, फॉर एग्जाम्पल हम एफएफसी की बात कर रहे थे तो यहाँ भी मैं उसी की बात करती हूँ। Q2 यानी कि जो उन्होंने अपने 6 मंथ्स अब तक इस कंपनी को इस साल में हो चुके हैं, ठीक है, 3 मंथ्स, तो Q2 का जो अभी डिविडेंड अनाउंस हुआ है वो 12 पर शेयर है। तो उन्होंने टोटल अपने शेयर्स के लिए जो डिविडेंड अनाउंस किया वो 17.077 बिलियन का है। अब आपने ये ऑब्वियसली अमाउंट जो है उसके बैंक बैलेंस से, उसके कंपनी से कट के डिडक्ट होके इन्वेस्टर्स के अमाउंट में भेज दी जाएगी, यानी वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो पीछे क्या रह जाएगा? रिटेन्ड ईपीएस रह जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, जब आप ईपीएस निकाल रहे हैं तब आप एक काम ये कर सकते हैं कि क्वार्टरली प्रॉफिट जो आया उसको माइनस कर देंगे डिविडेंड पे आउट से और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो आपके पास रिटेन्ड ईपीएस आ जाएगा। ये कोई ऑफिशियल ईपीएस नहीं होता, लेकिन अगर आपने ये देखना हो कि कंपनी के पास डिविडेंड पे करने के बाद कितने पैसे रह गए हैं
कि उसके थ्रू वो अपना बिजनेस करेगी या वो अपना फर्दर री इन्वेस्टमेंट करेगी और नए काम को देखेगी, तो आप वो अमाउंट भी देख सकते हैं और मुख्तलिफ कंपनीज के दरमियान ये भी कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर हम ये बात करते हैं कि ये अहमियत क्यों रखता है, तो जो ऑफिशियल ईपीएस होता है वो हमें प्राइस पर अर्निंग रेशो को, प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरिजंस को फाइंड करने में हेल्प करता है। प्राइस पर अर्निंग रेशो के अंदर जो ईपीएस इस्तेमाल होता है वो क्वार्टरली नहीं, एनुअल इस्तेमाल होता है। अब आप वो किस तरीके से देख सकते हैं, वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि पहले तो आपके पास ऑब्वियसली इस वक्त 2 क्वार्टर्स गुजर चुके हैं, तो जो Q1 का ईपीएस आया, Q2 का ईपीएस आया, आपके पास वो दोनों है, आप उसको प्लस कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, यानी ऑलरेडी 6 मंथ्स गुजर चुके हैं और 2 क्वार्टर्स मजीद आने हैं, तो आपने मल्टीप्लायर 2 का लगाया और आपने एक एक्सपेक्टेड एनुअल ईपीएस निकाल लिया। अब आपने दूसरी कंपनी जिसका कंपैरिजन करना है उसका भी ईपीएस निकाल लिया और अब आप पी और ई रेशियो निकाल के उनके दरमियान कंपैरिजन करने के काबिल हो सकते हैं। और रिटेन्ड ईपीएस में आपको ये पता चलता है कि री इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है, कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। पे आउट रेशियो आप डिविडेंड डिवाइडेड ईपीएस के थ्रू पता कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं, जो डिविडेंड अनाउंस हुआ डिवाइडेड शेयर प्राइस, ये करंट शेयर प्राइस होती है। डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस एडजस्ट करता है अगर फ्यूचर में शेयर्स बढ़ सकते हैं, जैसे कन्वर्टिबल्स, ऑप्शंस या वारंट्स के थ्रू। इसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है, इसीलिए डाइल्यूटेड ईपीएस हमेशा बेसिक ईपीएस से कम होता है। ये उन कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन देती हैं। अच्छा जी, अब हमें इन तमाम बातों को अगर आपके लिए समराइज करना है तो हमेशा चेक करें कि ईपीएस कंपनी का इटसेल्फ जो उस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही है उसका कितना है, ना कि कंसोलिडेटेड का। आप चेक कर सकते हैं अगर आप पूरे ग्रुप को देखना चाह रहे हैं और अगर वो कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी को लोन ज़्यादा देती है और वो पे बैक नहीं कर पा रही है पेरेंट कंपनी, तब आपको ज़रूर 2 कंपैरिजन में फिर कंसोलिडेटेड को ही देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप एक कंपनी का कंसोलिडेटेड ले रहे हो जिसमें यानी आप पेरेंट कंपनी और उसका वो पर्टिकुलर ग्रुप शामिल करें और दूसरे का सिर्फ स्टैंड अलोन देखें। हमेशा कंपैरिजंस इक्वल चीज़ों के दरमियान करा जाता है। इसके अलावा ईपीएस के साथ हम पे आउट रेशो, रिटेन्ड ईपीएस और ग्रोथ पोटेंशियल को भी देखते हैं। एफएफसी के केस में जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा पे आउट दिया जिसकी वजह से ग्रोथ के लिए रिटेन्ड प्रॉफिट कम बचा है। अच्छा, अब कंसोलिडेटेड इंटर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है? कंबाइंड, बेसिकली कंसोलिडेटेड इंटर्म का मतलब होता है पेरेंट कंपनी और उसकी सारी सब्सिडरीज का कंबाइंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे क्वार्टर या हाफ ईयर। ये इन्वेस्टर को फुल ग्रुप की पिक्चर देता है, सिर्फ पेरेंट कंपनी की नहीं। अगर हम एफएफसी के पास दूसरी कंपनीज हैं तो उसका रिजल्ट भी इसमें शामिल हो जाता है। अगर हम कंसोलिडेटेड कंडेंस इंटर्म स्टेटमेंट की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक पर्टिकुलर कंपनी की बात हो रही है। इसमें सिर्फ की लाइन आइटम्स होती हैं, डिटेल कम होती है, लेकिन फिर भी ऑडिटर्स रिव्यू करते हैं। इसमें ईपीएस की फिगर जो इन्वेस्टर्स के लिए अहम बात है वो ये है कि ईपीएस का जो फिगर है अलग हो सकता है और कंसोलिडेटेड कंडेंस से लिया हुआ या फिर स्टैंड अलोन से लिया हुआ। ठीक हो गया। अब मैं आपको कुछ शीट्स दिखा रही हूँ। ये देखें, ये है एग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड की कंसोलिडेटेड कंडेंस इंटर्म स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक हो गया। इसके अंदर आपके पास अगर आपने ईपीएस फाइंड करना है तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो एंड पर आ रही है अर्निंग पर शेयर से ऊपर, इस वैल्यू को आप लेंगे और आप इसको डिवाइड कर देंगे इसके नंबर ऑफ शेयर से, तो आपके पास 4.17 यानी अर्निंग पर शेयर आ जाएगा इस क्वार्टर का। अब आपने अगर पी और ई रेशो निकालनी है, क्योंकि अभी पूरा साल मुकम्मल नहीं हुआ, तो आप एक्सपेक्टेड रेशो इस्तेमाल करेंगे और जो पी और ई रेशो होती है उसमें हमेशा एनुअल या एक्सपेक्टेड ही इस्तेमाल किया जाता है या पिछले ईयर्स को काउंट किया जाता है। तो अब अगर हम बात करें इसकी कंडेंस इंटर्म रिपोर्ट की तो ये है 3.93। कंसोलिडेटेड में आपके पास जो पी और ई रेशो आएगी वो कंपनी की पेरेंट प्लस सब्सिडरीज सब चीज़ों का मिलाकर आएगा, यानी पूरे ओवरऑल ग्रुप ऑफ एंग्रो की बात होगी।
लेकिन अगर हमने सिर्फ एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड को देखना हो तो हम कंडेंस इनकम स्टेटमेंट देखेंगे और उसका अर्निंग पर शेयर देखेंगे। यहाँ पर अगेन प्रॉफिट फॉर द पीरियड मेंशन है, आप इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट कंसोलिडेटेड में मेंशन है उसकी वैल्यू प्रॉफिट कंडेंस्ड के अंदर डिफरेंट है। अर्निंग पर शेयर जो कंडेंस्ड का है वो 3.93 आया है, जबकि कंसोलिडेटेड का ज्यादा है, यानी जब तमाम कंपनीज ने मिलकर अर्निंग पर शेयर दिया है वो ज्यादा है ग्रुप का ओवरऑल, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी का 3.93 आया है। और ऑफिशियल ईपीएस अलग एक सेक्टर का ही काउंट होता है पीएसएक्स पे। आप उसकी साइट पर अगर जाकर देखेंगे तो आपको अर्निंग पर शेयर 3.93 ही मिलेगा। अब अगर हम इसी तरह से फौजी फर्टिलाइजर का देखें तो यहाँ पर कंडेंस्ड यानी कि जो अलग से है एनेक्स A2 पेज 2 के ऊपर जो मौजूद है उसमें जो प्रॉफिट ऑफ द फॉर द पीरियड आया है, आप इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से तो आपके पास 17.69 आ जाएगा। और इसमें ऑब्वियसली आगे नंबर फिगर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसको आप राउंड ऑफ करके 2 फिगर्स तक में यानी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स को देखते हैं तो 17.69 आ जाएगा। अब आपने इसका पी और ई रेशियो निकालना हो तो कि 27.02 में आप 17.69 को प्लस नहीं करेंगे, इसी तरह से आप 6.34 में 4.17 को भी प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ऊपर मेंशन है कि ये हाफ ईयर एंडेड की है, तो यानी आपको इसके अंदर कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिकली 6.34 को ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपना प्योर रेशियो निकालेंगे। इसी तरह आप यहाँ पर 27.02 को ही लेंगे क्योंकि ये 6 मंथ का पीरियड है और इसको ही मल्टीप्लाई करके आप अल्टीमेटली अपना पूरे साल का एनुअल निकालेंगे और उसको अपना प्योर रेशियो के अंदर ईपीएस को यूज कर सकते हैं। 27.02 मल्टीप्लाई बाय 2 टोटल ईपीएस वो आ जाएगा, उसके लेकर आप पी और ई रेशियो निकालेंगे। अच्छा जी, अब जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो आपने प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखा और वो कंसोलिडेटेड में और कंडेंस्ड में फ़र्क है। अब जो फौजी फर्टिलाइज़र है उसमें जो इटसेल्फ एक कंपनी मतलब कह लें कि जो कंडेंस्ड आया है कंसोलिडेटेड आया है वो कम आया है, यानी इसकी जो पेरेंट कंपनीज या सब्सिडरीज हैं उसकी वजह से इसको लॉस बर्दाश्त करना पड़ा है, जबकि इटसेल्फ इस कंपनी ने अर्निंग पर शेयर 17.69 कर दिया है। इसका केस एंग्रो के कंपेयर में डिफरेंट रहा, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते वक्त आप सिर्फ उसका पी ओवर ई रेशियो या अर्निंग पर शेयर नहीं देखते, आप ये भी देखते हैं कि वो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है या इनकम ओरिएंटेड कंपनी है, और इस तरीके से आप इनके दरमियान कंपैरिजन्स कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में आपको मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देती रहूँगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।